राम राम सभी को। एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स बनाने का काम करती है। ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है तुनवाल ई मोटर्स। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से रुपए उठाना चाह रही है, जिस लगभग 115 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे ये कंपनी क्या करती है, किस तरीके से अब तक का परफॉर्मेंस रहा है, आगे क्या कर सकती है, उसकी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, फाइनल डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पे 15 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 59 का कंपनी ने फिक्स्ड प्राइस सेट किया है। सो आपको एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए 1,18,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक 115 करोड़ रुपए टोटल कंपनी उठाना चाह रही है स्टॉक मार्केट, जिसमें से 81 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं और 34 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो प्रमोटर शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं यहाँ पर। दैट्स नेगेटिव। नेक्स्ट अगर कंपनी की देखते हैं कि आज के दिन कंपनी के जो आईपीओ से पहले 97% शेयर होल्डिंग थी, कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था और कुछ न कुछ तरीके से कंपनी को आगे पुश किया था, आगे मूव किया था, उनकी 97% शेयर होल्डिंग थी, अब 62 के आसपास में रह जाने वाली है आफ्टर द आईपीओ। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के लोग जो है आईपीओ से पैसे उठाना क्यों चाह रहे हैं, बेसिक रीज़न क्या है। सो कंपनी बोल रही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, की कंपनी के ऊपर में लोन थोड़ा ज़्यादा वादा है तो उसको चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। कंपनी का जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं करंट लाइबिलिटी सेक्शन में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है 17 करोड़ की, ये है 16 करोड़ की जो कि ट्रेड्स पेएबल हैं, और यहाँ पर 7 करोड़ जो अदर करंट लाइबिलिटी है। तो ये सारी की सारी चुकानी है इस साल, जो लगभग लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा जा रही है। तो ये चुकानी पड़ेगी। तो इसके चुकाने के लिए हमारे पास में करंट एसेट्स जो हैं वो इन्वेंट्री की फॉर्म में 51 करोड़ रुपीज़ पड़े हुए हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 करोड़ और 7 करोड़। तो यहाँ पे अच्छी खासी पड़ी हुई है, करंट एसेट्स भी पड़े हुए हैं। बट द थिंग इज कि इन्वेंट्री बिकेगी तो पैसा आएगा। तो कंपनी बोल रही है कि क्यों ना एडवांस में चुका दिया जाए और वो पैसा जो आईपीओ का आ रहा है वो हाथ में रख लिया जाए। सेकेंड, कंपनी बोल रही रीजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपनी को पैसे खर्च करने और इनऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी को पुश करनी। दैट मीन्स कंपनी को कुछ जो एडवर्टाइजमेंट करके अपने आप को मार्केट को दिखाना होगा कि हम क्या करते हैं। दूसरा हो सकता है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ इस तरीके से भी होती है कि दूसरी जो कंपनियां इसी सेगमेंट में काम करती हैं उनको एक्वायर कर लिया जाए। सो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर में भी पैसों की ज़रूरत है। सो बेसिकली खास कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कंपनी को, बस आईपीओ लेके आना है, मेरे को ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की और चीज़ों के बारे में नज़र डालते हैं कि कंपनी आज के दिन किस तरीके से काम कर रही है। सो ईवी सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, जिसमें डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का कंपनी आज के दिन काम कर रही है। 2018 में खुली हुई कंपनी है। आज के दिन 23 टाइप के अलग अलग मॉडल्स कंपनी ने निकाल रखे हैं, जो कि कंपनी की हम वेबसाइट के ऊपर में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस टाइप की कंपनी, ये टाइप सारी चीज़ें कंपनी बेचती है, राइट। इसी के साथ में 19 स्टेट्स में अवेलेबल है। डीलर्स अच्छे खासे कंपनी के पास में 256 डीलर्स हैं कंपनी के पास में। बेसिकली कंपनी के पास में डीलर्स तो अच्छे खासे हैं, बट स्टिल कंपनी की जो मेनली जो इनकम होती है वो कुछ फिक्स डीलर्स के थ्रू ही होती है। आज के दिन कंपनी का पलसाना सीकर के अंदर में अच्छा खासा एक बड़ा वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहाँ पर कंपनी 8,000 स्क्वायर मीटर का एरिया फैला हुआ है, जो कि कंपनी ने लीज पर लिया हुआ है एक लंबे टाइम तक के लिए। रीको इंडस्ट्रियल एरिया की, रीको की तरफ से एक राजस्थान का इंडस्ट्रियल एरिया ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, जो कि जो फैक्ट्रीज वगैरह उनको रेंट पर देती है, लीज पर देती है। तो उससे इन्होंने लीज पर लिया हुआ है लंबे टाइम के लिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि अब कंपनी आज के दिन किस तरीके से कमाई कर रही है, सो वो है 75 करोड़ 2022 में, फिर 76 करोड़ 23 में, और बाद में 105 करोड़ 24 में, जहाँ पर कंपनी ने 2024 के अंदर में 11 से 12 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने के साथ में ही। दैट इज़ अगेन गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के ऊपर में नज़र डाल लेते हैं, जिसके लिए हमें आरएचपी को पढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो सब जो किस किस तरीके से रुपए काम में लेने वाली है कंपनी, उसकी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ और ध्यान में देते हैं तो कंपनी के टोटल जितना पैसा उठा रही है लगभग 82 करोड़ रुपीज़ के आसपास में उठा रही है, जिसमें से 16 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं फ्रेश इश्यू एक्सपेंसेस। अब देख लो कि आईपीओ को लिस्ट करने में कितना खर्चा आता है स्टॉक मार्केट में। 16 करोड़ रुपए लग रहे हैं, जो कि पूरे आईपीओ जितना पैसा कंपनी पर उसका 20% पैसा तो
खर्च हो जाने वाला है आईपीओ को लेके आने, मतलब मार्केट से पैसा उठाना इतना महंगा है, तो हर हथकंडा मार्केट से पैसे उठाने में लगाए जाते हैं, क्योंकि इतना खर्चा किया जाता है। सोच के देखो एक आईपीओ लेके आने के लिए। अब तुम सोच के देख लो कि तुम्हें किस किस तरीके से लूटने की कोशिश की जा सकती है जब इतना पैसा खर्च होता है मार्केट में, तो राइट। और ये कंपनी देने के लिए तैयार है क्योंकि इसका कुछ जा नहीं रहा, लोग देने वाले हैं पैसा, और ये लेने को तैयार है क्योंकि किसी भी तरीके से कंपनी से पैसा उठवाना, क्योंकि ऑल टाइम मार्केट हाई पे चल रहा है, लोग पैसे लगाएंगे ही। दैट्स, क्या बोले अब। नेक्स्ट अगर देखते हैं दूसरी चीज़ों की में नज़र डालते हैं, तो ये कंपनी के कुछ प्रमोटर लोग हैं जिनके पास में इस तरीके से शेयर होल्डिंग है, आप एक बार के लिए होल्ड करके देख सकते हैं। अब आज के दिन आते हैं कि कंपनी के ऊपर लिटिगेशन किस टाइप से है, केस फेस किस टाइप से हो रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स हैं। कंपनी के ऊपर में अच्छे खासे लिटिगेशंस हैं, कुछ सिविल लिटिगेशंस भी हैं, कुछ क्रिमिनल लिटिगेशंस भी हैं। सो या थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। दूसरा मेरे को जो मेनली आता है वो आता है स्टैट्यूटरी, जो डायरेक्टर्स के ऊपर में स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एक्शन जो हो रखे हैं डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के ऊपर में, वो मेरे को कंसर्निंग लगता है। सो उसके ऊपर में भी बात करते हैं, वो किस तरीके से है कि कम अब कुछ केसेस जो लिटिगेशन है उनके अंदर में बात करते हैं। तो स्टैट्यूटरी जो एक्शन जो होगा उसमें कंपनी के ऊपर में 6 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाई हुई है सेबी के द्वारा, सॉरी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के द्वारा। 6 करोड़ रुपए की किस्त क्यों लगाई गई है कि इन्होंने चाइना से माल मंगवाया। सो बेसिकली इन्होंने 2017 से 19 के बीच में एक चाइना से माल मंगवाया था, जिसके अंदर में इन्होंने जो कि स्पेयर पार्ट्स मंगवा रहे हैं ये बोल के पैसा वो जो है माल मंगवाया, जबकि इन्होंने एक्चुअली ई बाइक्स वहाँ से मंगवा ली पूरी बनी बनाई। तो जब बनी बनाई ई बाइक आती है तो उसके ऊपर में कस्टम ज़्यादा है और पार्ट्स मंगवाने पे कस्टम कम है, तो इन्होंने पार्ट्स बोल के वो ई बाइक्स पूरी बनी बनाई मंगवा ली। आज के दिन भी अगर इनका इस कंपनी के आप लोग पार्ट्स वगैरह देखोगे तो मेड इन चाइना ही मोस्टली देखने को मिलेगा, अगर आप देखते हो तो। अगर आप तुनवाल के किसी भी शोरूम में जाना होता है अगर आपका, तो वहाँ पे डू चेक आउट दिस थिंग। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, तो अब इसके ऊपर में 6 करोड़ रुपए की कंपनी के ऊपर में पेनल्टी लगी हुई है। इसी के साथ में और भी पेनल्टीज लगी हुई हैं यहाँ पर। अगर आप लोग देखते हैं, आरके कंटेनर लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने इस कंपनी के ऊपर में केस ठोक रखा है, जिसमें 75 लाख रुपए कंपनी मांग रही है विद 67 लाख करोड़ रुपीज़ दोनों को मिला के। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, यहाँ पर एक गणेश बब्बन राव सस्ते, इन्होंने इनके ऊपर में केस कर रखा है 16 लाख रुपए का, कि इन्होंने हमको चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया, वो भी केस चल रहा है बाउंस होने का भी। इसके साथ में ही एक कस्टम ये जो कमिश्नर वाला है ये तो केस चल ही रहा है, जिसके अंदर में कमिश्नर वालों ने इनके ऊपर में जी कस्टम का नोटिस भेजा है। वो तो पेनल्टी थी 6 करोड़ रुपए की, और ये 81 करोड़ रुपए का, ओ गॉड, इन्होंने ग्रुप कंपनीज के ऊपर में एक और भेजा हुआ 81 करोड़ रुपए का पेनल्टी वाइज, वही वो सेम केस 17 से 19 वाला। तो यहाँ पर अच्छा खासा इनके ऊपर में जो है पेनल्टीज और वो लगी पड़ी है कस्टम्स की तरफ से। अब डिसिप्लिनरी एक्शन सेबी के टाइप से तो अभी तक कुछ हुआ नहीं इनके ऊपर में, बट स्टिल एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता है अगर ये लूज़ कर जाते हैं। एक तो केसेस पे खर्चा होना है, दूसरा अगर हार गए तो फिर वो डबल खर्चा होना है, और अगर नहीं हारे कहीं बीच में सेटलमेंट कर लिया तो बात अलग है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, तो ये काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट लगता है मेरे को कंपनीज के अंदर में, इस टाइप से कंपनी झोल करके बाहर निकली हुई है। सो चाइना से एक्चुअली कंपनी ई बाइक्स मंगवा रही है, अब शायद हो सकता है पार्ट्स मंगवा के यहाँ पे असेंबली करना चालू कर दिया, बट कंपनी यहाँ पर बोली हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मुझे तो अभी भी स्टिल भी डाउट है करते हैं क्या, बट वो तो एक हम लोग अगर फिजिकली विजिट करें कंपनी की गाड़ियों को चेक करें तो वहाँ पर आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। अगर कोई भाई के पास में आसपास में तुनवाल का है तो वो कंफर्म कर सकता है कि हाँ अभी भी मेड इन चाइना ही है पार्ट्स वगैरह, या फिर जो पूरी गाड़ी जो कंपनी बनाती है वो मेड इन चाइना है कि मेड इन इंडिया हो गई है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो नाम है, जो ट्रेड नेम है तुनवाल, ये कंपनी का रजिस्टर्ड है। इसी के साथ में काफ़ी सारे मॉडल्स हैं उनको भी कंपनी ने रजिस्टर करवा रखा है। कंपनी के पास में जो ऑफिस है पुणे महाराष्ट्र के अंदर में वो कंपनी द्वारा ओन्ड है, बट द कंपनी जो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो रिको द्वारा लीज पर दी हुई है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ ओवर टॉप 10 सप्लायर्स ओवर 80% कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम फ्यू इंटरनेशनल सप्लायर्स। तो यहाँ पर मेरा अगेन दिमाग वहीं जाता है कि चाइना,
80% कॉन्ट्रीब्यूशन कम फ्रॉम इंटरनेशनल सप्लायर्स। जो रॉ मटेरियल जो कंपनी का आता है वो इंटरनेशनल क्लाइंट से आता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं आज के दिन कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ पर प्लांट है, वहाँ पर 55% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ही हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है कि फ्यूचर में अच्छा खासा अभी तक कंपनी के पास में यूटिलिटी पड़ी है, यूटिलाइजेशन के लिए जगह पड़ी हुई है। कंपनी के टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर से 74% की सेल आ रही है, और बाकी कंपनी के पास में अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी ने बताए थे 256 लगभग, राइट, 256 डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पर लगभग टॉप 10 से ही ज़्यादातर कंपनी की सेल आ रही है, तो ये काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट है। और उसके अंदर में सुधार भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब नए कस्टमर्स कंपनी के जुड़ नहीं रहे, नए डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी के जुड़ नहीं रहे हैं, तो ये काफ़ी नेगेटिव है। कंपनी एक स्टेगनेंट पोजीशन में चली गई है। दैट्स वेरी वेरी नेगेटिव। दैट्स ऑल। अब कंपनी के बारे में अगर चर्चा करते हैं, और इसी मार्केट से रिलेटेड और भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 11 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और कंपनी अपनी पूरी वैल्यू लगा रही 326 करोड़ रुपए। सो 11 करोड़ के हिसाब से 326, तो ये लगभग हो जाएगा कितना, 30, राइट, 30 का पी रेशियो। और अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर देखते हैं वार्ड विजार्ड के साथ में, तो इसका है 108 का पी रेशियो पे काम कर रही है। मार्केट अभी भी इसको ऊपर ही लेके जा रहा है, राइट। दिस नहीं, अब तो नीचे लेके आ रहा है धीरे धीरे, कोई बात नहीं, आना ही है नीचे। तो 108 की पी रेशियो पे कौन सी कंपनी चलती है भाई। टीवीएस मोटर्स कंपनी जो काफ़ी पुरानी कंपनी है, वो भी 68 के पी रेशियो पे काम कर रही है, और ये कंपनी 30 के पी रेशियो पे आ रही है। तो वैल्यू तो ठीक लगाई है कमाई के हिसाब से। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का पीबी रेशियो, सो नेटवर्थ इज 20 करोड़ एंड कंपनी यहाँ पर उठा रही है 81 करोड़ रुपए, और कंपनी के पास में जाने वाले हैं 100 करोड़ के आसपास में, इसमें से 16 करोड़ रुपए के आसपास में एक्सपेंस हो जाने वाला है। 81 में से तो लगभग 60 करोड़ ही जाने वाले हैं। सो 60 में से 80 के हिसाब से करेगा 8 चौक 32, सो 4 का पीबी रेशियो। सो 4 के पीबी रेशियो अगर कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर, तो इसका है 14 का पीबी रेशियो और इसका है 17 का पीबी रेशियो। तो देखा जाए तो कंपनी नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू भी ठीक लगा रही है। सो ओवरऑल मार्केट में कमाई के हिसाब से ठीक है और वैल्यू के हिसाब से भी ठीक है, बट द थिंग इज ध्यान रखना, कंपनी चाइना से माल खरीदती है। काफ़ी सारी और भी कंपनियां चाइना से माल खरीदती हैं, बट कंपनी के ऊपर में और भी लिटिगेशंस केसेस, कस्टम्स के केसेस, जो केसेस हैं वो काफ़ी अच्छे खासे हो रखे हैं। सो एक काइंड ऑफ नेगेटिव इमेज कंपनी की बनती है वहाँ पर। बाकी इसको अगर साइड में कर दिया जाए, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को, केसेस वगैरह को, सिनेरियो को, और चाइना वाले पार्ट को अगर साइड में कर दिया जाए, तो मुझे कंपनी ठीक लग रही है। ओवरऑल फ्यूचर के अंदर में अच्छा कर सकती है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स अगर इनकी हम लोग बैलेंस शीट को भी चेक करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट भी कुछ खास यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब उधारी भी रह नहीं रही है। बैलेंस शीट भी ठीक इन्होंने सजाई हुई है, इट्स फाइन, ओके ओके, बैलेंस शीट इज़ ओके ओके, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इज़ ओके ओके। वहाँ पे भी कुछ खास नेगेटिव मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, अब कंपनी ने इस साल जितना भी नेट प्रॉफिट कमाया है 11 करोड़ का, वो सारा का सारा इन्वेंट्री खरीद ली उसकी। भाई साहब पूरा इन्वेंट्री खरीद लिया मतलब, ठीक है। सो ओवरऑल कंपनी के बारे में मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अभी फिर भी कंपनी को अभी और एनालाइज करना पड़ेगा इन डेप्थ, कि कंपनी अब किस तरीके से थोड़ा सा फ्यूचर में ट्रेड करती है। जैसे क्वार्टर जो हाफ ईयर रिजल्ट आने वाला है, जो कि अभी रिसेंटली ही आने वाला है सितंबर के आसपास में, तो उसके बाद में हम देखेंगे कि कंपनी का क्या सिनेरियो रहता है, तो उसके बाद में लॉन्ग टर्म के बारे में सोच पाएंगे। तब तक के लिए अगर लिस्टिंग गेंस की अगर बात करते हैं, तो जीएमपी अगर अबव 50% रहता है तो सोचा जा सकता है लिस्टिंग गेंस के लिए। बाकी आपका कोई भी फाइनल डिसीजन ले वो अपने हिसाब से और एनालिसिस करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लें। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।